तो पिछली वीडियो में बच्चों हमने यहाँ पर ग्रेविटेशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है और सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, इसके बारे में बात की थी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग केपलर के लॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो बोर्ड एग्जाम के लिए देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है। ओके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए ये पूछते रहते हैं हमेशा। ओके, तो ये केपलर के 3 लॉज हैं जिसके बारे में आपको यहाँ पर मैं सिखाने जा रहा हूँ। इसको बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से सीखिए। तो बच्चों ये केपलर कौन थे? ये केपलर एक एस्ट्रोनॉमर थे। एस्ट्रोनॉमर मतलब जो प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, ओके। तो एक केपलर क्या थे कि एस्ट्रोनॉमर थे और इन्होंने प्लैनेट्स की बहुत अच्छे से पढ़ाई की और इन्होंने जो है ये 3 लॉज लिखे हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ये फर्स्ट लॉ। तो ये केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है, देखिए। द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई पॉइंट। इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि कोई भी प्लैनेट घूम रहा है ना, मान लेते हैं ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट ऐसे घूम रहा है, या फिर आप बोल सकते हो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये प्लैनेट जो है ये ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो ये प्लैनेट का जो ऑर्बिट है, जो पाथ है, वो इलिप्स है। ठीक है, वो इलिप्स है। केपलर से पहले लोग क्या मानते थे कि ये जो प्लैनेट्स है, सारे के सारे प्लैनेट्स वो सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, ऐसे मानते थे। ठीक है, मतलब सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो देखिए, ये जो प्लैनेट्स हैं ये सन यहाँ पर है और सारे प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, ऐसे लोग मानते थे। चाहे वो मार्स हो, जुपिटर हो, अर्थ हो। ठीक है, वो सारे प्लैनेट्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं और सन जो है उसके सेंटर में सिचुएटेड है, ऐसे लोग मानते थे। लेकिन केपलर ने उसके फर्स्ट लॉ में क्या बताया कि ऑर्बिट जो है वो सर्कल नहीं है, वो क्या है, इलिप्स। इलिप्स मतलब अंडे के आकार का है। ठीक है, और सन कहाँ पे सिचुएटेड है? सन सेंटर पे नहीं है, वो जो इलिप्स है उसके एक फोकस पॉइंट पे है। ठीक है, अब ये इलिप्स क्या होता है? इलिप्स का जो शेप होता है ना, ऐसे अंडे के आकार का होता है। ठीक है, ओके। जिसमें से इस एक्सिस को मेजर एक्सिस बोला जाता है, इस एक्सिस को माइनर एक्सिस बोला जाता है। और जैसे सर्कल को ड्रॉ करने के लिए एक सेंटर की जरूरत होती है, वैसे इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए 2 सेंटर की जरूरत होती है, उसी को फोकस पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक फोकस पॉइंट हुआ, ये हुआ दूसरा फोकस पॉइंट। ओके, और इन दोनों को फोकाई बोला जाता है। फोकाई मतलब फोकस का प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो फिर से एक बार समझिए ये केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है। द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स, मतलब ये जो प्लैनेट जो घूम रहा है ना, इसका जो ऑर्बिट है वो इलिप्स है, इलिप्टिकल शेप का है। और सन कहाँ पे सिचुएटेड है? सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकस पॉइंट, या आप बोल सकते हो एट वन ऑफ द फोकाई पॉइंट। ओके, तो यही है दोस्तों यहाँ पर केपलर का फर्स्ट लॉ। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे केपलर के सेकेंड लॉ के बारे में। ठीक है, तो ये केपलर का सेकेंड लॉ क्या है, सबसे पहले रीड करिए। The line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal interval of time। इसका मतलब क्या है? तो मान लेते हैं प्लैनेट यहाँ पर है, प्लैनेट इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, सन यहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये लॉ हमसे कहता है द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, मतलब ये सन और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये लाइन हमेशा स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो लाइन है हमेशा इक्वल एरिया स्वीप करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ओके, मतलब इक्वल एरिया स्वीप का मतलब आप बोल सकते हो इक्वल एरिया कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसको हम कैसे समझेंगे? तो मान लेते हैं आज प्लैनेट यहाँ पर है। ओके, आज प्लैनेट यहाँ पर है, तो मान लेते हैं 10 दिन में ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ जा रहा है। कितना टाइम? मान लेते हैं 10 दिन। ओके, 10 दिन में ये जो प्लैनेट है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन मतलब ये लाइन, तो इस लाइन ने कितना एरिया कवर किया? ये लाइन यहाँ पे थी तो ये लाइन यहाँ पे गई, तो इसने A1 इतना एरिया कवर किया। ठीक है, ओके। अब मान लेते हैं किसी और दिन 6 महीने के बाद में आप फिर से वापस देख रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये प्लैनेट यहाँ पर है। अब मान लेते हैं फिर से 10 दिन के बाद, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब फिर से 10 दिन, ये 10 दिन में ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ गया। तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन है, इसने कितना एरिया कवर किया? A2 एरिया कवर किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो केपलर भाई साहब है ये क्या बोलने जा रहे हैं आपको? द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन ने 10 दिन में इतना एरिया A1 कवर किया है, यहाँ पे भी 10 दिन में A2 एरिया कवर किया है, तो ये A1 और A2 क्या होगा? यहाँ पर इक्वल होगा। ठीक है, अब उसके वजह से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लैनेट को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है 10 दिन में, तो यहाँ पे जो प्लैनेट है वो फास्ट घूमेगा, और यहाँ पे उसको कम डिस्टेंस कवर करना है तो यहाँ पे प्लैनेट स्लो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये केपलर को नहीं पता था, न्यूटन ने बताया। न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने बताया क्योंकि यहाँ पे प्लैनेट फास्ट होता है क्योंकि वो सन के करीब आया है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा। जैसे ही प्लैनेट दूर जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, और प्लैनेट स्लो हो जाएगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ है। लेकिन जब केपलर ने ये लॉज लिखे ना, उसको ग्रेविटेशन के बारे में पता नहीं था। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे, पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा लॉ, केपलर का थर्ड लॉ। तो बच्चों केपलर का थर्ड लॉ सीखने से पहले आपको 2 चीज़ें यहाँ पर पता होना जरूरी है, जिसमें से पहला पार्ट है पीरियड, मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड।
तो ये जो प्लैनेट है, इस प्लैनेट को इस सन के अराउंड एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग पीरियड, या उसको सिंपली आप टाइम पीरियड बोल सकते हो, और वो कैपिटल टी लेटर से दिखाया जाता है उसको। ठीक है, ओके। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है जिसका नाम है मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस मतलब एवरेज डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो प्लैनेट है वो यहाँ पे जब होता है ना, तो ये डिस्टेंस क्या होता है, सबसे कम है। जब प्लैनेट यहाँ पर होगा तो ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो ये सारे जो डिस्टेंसेस का एवरेज डिस्टेंस होता है ना, उसको बोलते हैं मीन डिस्टेंस। और एवरेज डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम लोग एवरेज डिस्टेंस। ठीक है, ये जो मेजर एक्सिस होता है ना, इसके हाफ जितना होता है, और इसको हम आर लेटर से दिखाते हैं, स्मॉल आर लेटर से। ठीक है, तो स्मॉल आर क्या हुआ यहाँ पर, ये हुआ मीन डिस्टेंस, ये हुआ यहाँ पर मीन डिस्टेंस, स्मॉल आर हुआ मीन डिस्टेंस, प्लैनेट का और सन के बीच का मीन डिस्टेंस मतलब एवरेज डिस्टेंस। और कैपिटल टी क्या हुआ यहाँ पर, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या है, टाइम पीरियड का मतलब है इस प्लैनेट को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो अगर ये दो चीज़ें आपके समझ में आ चुकी हैं तो हम लोग यहाँ पर थर्ड लॉ समझते हैं। तो थर्ड लॉ क्या कहता है, देखिए हमें, तो बच्चों थर्ड लॉ हमसे ये कहता है द स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर ऑफ पीरियड, सिंपली आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो इसको, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब ऐसे लिखते हैं हम लोग। सो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। सो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यही है केपलर का थर्ड लॉ। तो बच्चों जब कभी हमें यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना होता है ना, तो हम लेते हैं एक कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट इनटू व्हाट, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। अब ये जो आर क्यूब है, इसको अगर मैं इधर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यही है केपलर का थर्ड लॉ। ठीक है, तो कोई भी प्लैनेट हो, किसी भी प्लैनेट के लिए टी स्क्वायर बाय आर क्यूब जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो कोई भी प्लैनेट है, 1 नंबर का प्लैनेट है मान लेते हैं, तो उसका T1 स्क्वायर बाय R1 क्यूब, और सेकेंड प्लैनेट है T2 स्क्वायर बाय R2 क्यूब, और थर्ड प्लैनेट है T3 स्क्वायर बाय R3 क्यूब। ये क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यही है केपलर का थर्ड लॉ। तो बच्चों यहाँ पे हमारी ये वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग यहाँ पर देखिए न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।